Unit 3, work power energy. Most important questions. Question number 1. Mechanical energy of a body falling under gravity. अगर अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा हो, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी? वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? वो एक्चुअली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोई भी तो मैकेनिकल एनर्जी मान लेते हैं, अगर ये बॉल है, ये बॉल एक क्लिफ है, क्लिफ से ये फॉल कर रहा है, तो जितना ये फॉल करेगा उसका उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जितना उसका एनर्जी होना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी होना चाहिए, वो कांस्टेंट ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो फिर ये क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी विथ एनी रेफरेंस मस्ट बी, बोला गया है काइनेटिक एनर्जी विथ एनी रेफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कोई भी अगर आप रेफरेंस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी कभी भी, मतलब कोई भी बॉल है अगर वो वेलोसिटी में जा रहा है तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो वेलोसिटी में जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी में अगर वो जाता है वेलोसिटी में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अगर वो वेलोसिटी में ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर वो जा रहा है तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। बीओटी, ठीक है, बीओटी क्या होता है, पहला बात, बीओटी होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये होता है बीओटी, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। जब कभी भी आपका देखिए इलेक्ट्रिक का बिल आता है तो वो आता है किलोवाट पर आवर में, किलोवाट के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर में, ठीक है, वो होता है बीओटी, किलोवाट पर आवर। ये हमेशा एनर्जी होता है। ये अगर आपको देखा गया वाट है तो वाट मतलब पावर होता है, ठीक है, मानते हैं वाट मतलब पावर होता है, लेकिन वहां पर सामने है किलोवाट आवर, ठीक है, वो किलोवाट आवर है। तो वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब होता है आपका जूल पर सेकंड एनर्जी, लेकिन आवर जब भी लेगा तो वहां पर भी एक सेकंड तो आएगा। एक आवर मतलब क्या, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 × 60 सेकंड, तो वहां पर भी सेकंड आ रहा है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो जूल बचेगा। तो 1 किलोवाट आवर मतलब ये एक तरह का जूल है या एक तरह का एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास m हैज मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। कैसे, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या करेंगे, मास से इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो मास से मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मास से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में क्या हो गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो एम वी क्या होता है, एम वी होता है मेरा मोमेंटम पी, ए होता है, तो क्या हो गया मेरा पी, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये जगह पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आ गया मेरा। ये है इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास m हैज काइनेटिक एनर्जी E, इट्स मोमेंटम विल बी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी E दिया, पूछा गया मोमेंटम, तो E क्या होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी में, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो P मेरा क्या हो गया, P मेरा हो गया यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया मेरा यहाँ पर 2me, तो P हो गया मेरा रूट अंडर 2me। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इज 3:2, काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ठीक। अब देखिए रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी बोला है इक्वल। अब देखिए P1 मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 रेशियो में P2। इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे में लिखते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर 2me डिवाइड बाई 2m1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2m2e, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 2m1, ये है 2m2e, तो e क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी है, वो तो मेरा इक्वल है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 कट गया, तो अल्टीमेटली बचा रूट m1 रूट m2। अब रूट m1 क्या है, 3 है, तो ऊपर में होगा रूट 3, m2 क्या है
यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा √2, तो P1/P2 क्या हो जाएगा हमारा √3:√2, √3:√2। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m=2:1। रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम पूछा है, तो देखिए P1/P2 ये क्या है मेरा √2m1e1 डिवाइडेड बाय √2m2e2। अब 2 कट जाएगा। अब देखिए m1e1 m2e2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए बस, और क्या। ये देखिए पुट करने के बाद ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, क्या होगा बॉडी एट रेस्ट, इट मे हैव, अ बॉडी एट रेस्ट इट डज नॉट हैव अ मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं, स्पीड होगा नहीं, वेलोसिटी होगा नहीं, तो एनर्जी तो होगा, लेकिन क्या एनर्जी होगा, ये एनर्जी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, पोटेंशियल क्यों, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होना चाहिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो होगा, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। When a body is at rest, its velocity of kinetic energy must be zero, but it may have a potential energy for its shape or position. हो सकता है वो जो रेस्ट पे है वो माउंटेन के कहीं ऊपर है, तो क्योंकि माउंटेन के बहुत ऊपर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है mgh। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइट बॉडी एंड अ हेवी बॉडी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। जो लाइट बॉडी है और एक हेवियर बॉडी है वो है इक्वल लीनियर मोमेंटम, विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अगर देखिए लाइट बॉडी है और बोला है इक्वल मोमेंटम, ठीक है, इक्वल मोमेंटम बोले तो P1 = P2। मान ले P1 है लाइटर बॉडी, तो मास m1 ये है मेरा V1 = ये है मेरा हेवियर बॉडी, ये है मेरा लाइटर बॉडी, ये है मेरा हेवियर बॉडी, तो मास m2, ठीक है, ये है मेरा V2। अब देखिए यहाँ पर मास कम है, यहाँ पर मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर V ज्यादा होगा, तभी तो बैलेंस होगा, यहाँ पर V कम होगा, तो इसमें V ज्यादा होगा। अब देख काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², क्योंकि यहाँ पर V ज्यादा है, V² भी बहुत ज्यादा होगा। हेंस जो मास जिसमें जो लाइटर बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन, लेट मास ऑफ लाइट एंड हेवी बॉडी बी m एंड कैपिटल M रेस्पेक्टिवली, P इज देयर मोमेंटम, तो P²/2m दिया है यहाँ पर, P²/2m, यहाँ पर P²/2 कैपिटल M, m ग्रेटर देन m, हेंस P²/2m इज ग्रेटर देन P²/2m, क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा मतलब वैल्यू जाएगा, और P²/2m जाएगा तो ये इसका कम वैल्यू होगा, तो अल्टीमेटली ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डिवीजन है, ये मेरा ज्यादा होगा और ये मेरा कम होगा। ठीक, या तो आपको ऐसे इसको आप याद रखिए, या आप इसको ऐसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क क्या है, वर्क क्या है, तो वर्क वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर है, यस बी है स्केलर। क्यों, वर्क तो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, डॉट डी, तो एफ डी कॉस थीटा, वर्क है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन वर्क क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ही होता है, स्केलर बोलता है, या तो स्केलर प्रोडक्ट बोलता है या उसको डॉट प्रोडक्ट बोलता है, ठीक है, तो वर्क है मेरा स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। डिफाइंड वर्क, वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट, वर्क क्या है, वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर नहीं होगा, जिस तरह जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी उधर ही लगना चाहिए, अलोंग, एंड द कंपोनेंट अलोंग द फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वही है मेरा वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट अलोंग ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जूल है, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नो वर्क, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, तभी मेरा नो वर्क हो जाएगा, क्योंकि वर्क का मेरा इक्वेशन ही है एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और थीटा क्या हो, थीटा यहाँ पर हो जाएगा 90, तो वो मेरा थीटा हो जाएगा 0, हेंस नो वर्क। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन इट इज कॉल्ड अ नो वर्क और 0 वर्क, जैसे कि मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 13, give an example of no work. A person carrying a box over his head and is walking on a horizontal road. The gravitational force does not work since the force and displacement are always perpendicular to each other. मतलब क्या, अगर मान लेते हैं एक कुली है, ये कुली है, ये उसने बक्सा लिया, ठीक है, और वो इस तरह मूव कर रहा है, तो यहां से तो आपका क्या गिर रहा है, यहां से तो आपका तो ग्रेविटेशनल फोर्स गिर रहा है, ये हो गया मेरा एम जी, ये तो मेरा एक्सेलरेशन जी, इधर नीचे आ रहा है, तो एम जी मेरा हो गया यहाँ पर हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा 90 डिग्री में आ गया, जैसे ही 90 डिग्री में आ गया तो हेंस इट इज नो वर्क, ठीक है, तो वर्क नहीं हुआ। अगर आपको यही चीज अगर आपको जो कुली है अगर उसको समझाने जाएंगे ना, वो आपको 2 लाफा मार देगा। फिलहाल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पार्ट डज नो वर्क। ठीक है, कैसे, देखिए ये मेरा सर्कुलर वर्क है, ठीक, वेलोसिटी किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, हमेशा टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट में किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, हमेशा टेंजेंट, और फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच हमेशा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच हमेशा जो एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री एंड 0। बाकी यहाँ पर आपको इलाबोरेट करके समझाया गया है, आप एक बार देख लीजिए। व्हाट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है, मान लीजिए ये मेरा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा 180, ये जो एंगल बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये बना मेरा 180, तो जब कभी भी ऐसा हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा एफ टी कॉस 180, वो मेरा बन जाएगा माइनस का एफ डी, ये हो जाएगा नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिलीवर्ड। जिधर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट ठीक उसका उल्टा है, तब मेरा एंगल बिटवीन एंगल हो जाएगा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, हेंस वर्क डन इज नेगेटिव। गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क, व्हेन अ बॉडी बीइंग पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड पुल किया जा रहा है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा फोर्स तो नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मेरा जाएगा नीचे, मेरा बॉडी जा रहा है ऊपर, तो ये है मेरा क्या, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव वर्क डन। क्वेश्चन 17 देखते हैं, डिफाइन द टर्म पावर, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, गिव इट्स डायमेंशंस एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो देखिए पावर की क्या है, तो रेट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, ये है मेरा पावर, पर यूनिट टाइम, ये है मेरा पावर, ठीक है, द रेट ऑफ वर्क। तो पावर क्या है मेरा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी होगा क्योंकि वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पावर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता कि मान लीजिए अगर अगर पावर इस डायरेक्शन में जाए तो प्लस है, उधर जाए तो नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता, पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, हेंस पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है मेरा वाट, वाट, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड है मेरा, जूल को क्या है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, मुझे कैसे डायमेंशंस निकालना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो वो वीडियो आप एक बार फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क। जूल और आर्क में रिलेशन पूछा गया है, जूल और आर्क इसमें रिलेशन पूछा गया है। जूल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे ऐसा यूनिट पे, ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 100,000 होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना 1000 होगा। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो मीटर को अगर यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा तो ये 100 सेंटीमीटर में,
इस मीटर को भी कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर भी 100। ये कितना हुआ, 1000 हो गया, यहाँ पर, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 100, तो 3 और यहाँ पर 4, तो 10⁻7। तो 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 आर्क। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क। ये है आपका इलेबोरेशन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है, इसका जो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है उसका है ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एंड जूल। तो एक तो 1 बीओटी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट इंटू आवर 60 मिनट। तो 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 मतलब 3.3600। तो 36 इंटू 10⁻5 जूल, इसको बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये देखिए, ये चीज हमेशा याद रखिए, ये आपको डिराइव नहीं करना होगा, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन में आता है, कभी कभी एमसीक्यू में आता है, वो आप सीधा सीधी टिक मार सकते हैं। ये सारे के सारे जो यहाँ पर दिया गया, देखिए आर्क दिया है, ये सारे के सारे यूनिट्स और इसे कन्वर्जन का जो आपका क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर क्या है, वो हमारा 746 वाट। तो देखिए 1 हॉर्स पावर क्या होता है, होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, अब 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजी। ये सारे के सारे क्या है, कन्वर्जन यूनिट्स है। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम आता है कि प्रूव 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, क्योंकि क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो ये जो फुट इंच पाउंड जो है, वो बहुत कम ही यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 पाउंड इज इक्वल 0.4536 केजी। 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 550 इंटू 0.3048 इंटू 0.45356। ठीक है, ये है मेरा 1 हॉर्स पावर। जैसे इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा वाट, 745 वाट, दैट इज इक्वल 746। ये प्रूव बहुत काम आता है, इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के आगे, क्योंकि ये प्रूफ ज्यादा हार्ड नहीं है। ये कन्वर्जन को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, ये कन्वर्जन को याद रखना होगा आपको। ये जो कन्वर्जन है इसको याद रखना होगा। ज़्यादातर हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, ये 1 हॉर्स पावर एसआई यूनिट में नहीं है। ठीक है, हम लोग एसआई यूनिट में ही कन्वर्जन करते हैं, इसलिए ये जो फुट पाउंड है इसमें बहुत कम कन्वर्जन होता है, इसलिए आपको इसके लिए, सिर्फ इसके लिए आपको याद रखना है। 21, व्हाट इज एनर्जी, राइट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ द फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, हीट एनर्जी, मैकेनिकल, लाइट, साउंड एनर्जी एंड मेनी अदर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का बहुत तरह का होता है, मैकेनिकल, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी, और भी बहुत होता है। ठीक है, एनर्जी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क और टू डू वर्क। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, कि बोला गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो है इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, इक्विवेलेंट टू वर्क, इक्विवेलेंट टू वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये डी है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। अगर आपको याद है तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, 2as यहाँ पर हो जाएगा डी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ठीक है, 2ad, क्योंकि ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ए मेरा क्या आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू टी। तो अगर इसको पुट कर देंगे यहाँ, ये जो ए है एक्सेलरेशन को अगर हम मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मेरा आ गया यहाँ पर मास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या ये एस ये डी कट जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या हुआ, हाफ
एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो है मेरा फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये है मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये यही तो है मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर, यही तो है हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर, यही तो है मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा आ गया वर्क डन से मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पर ला दिया। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा सकता, नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द सम ऑफ टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। Energy can neither be created nor it can be destroyed. It can only be transformed from one form to another. The sum of total kinetic energy of the universe is always constant. बस ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को अगर आप मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है मतलब प्रिंसिपल क्या है, तो बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिंग फोर्स। मतलब अगर कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट ना हो, अगर प्रेजेंट ना हो तो सम ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर बोल रहा है कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स अगर उस बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, यहां पर आपका डिस्क्रिप्शन जो भी इलैबोरेशन है वो दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर गिर रहा है नीचे में, तो यहाँ पर पहले जब था यहाँ पर था सिर्फ mgh था, लेकिन जब यहाँ आएगा वो mgh भी ऑक्यूपाई करेगा और हाफ एम वी स्क्वायर भी ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो mgh1 है, ये जो mgh यहाँ तक जो गिरा वो मान लीजिए h1 है, ये वाला है h1। ठीक है, ये जो mgh1 है और हाफ एम वी स्क्वायर है, ये कुछ नहीं, ये इक्वल्स टू होगा एम जी कैपिटल एच, अगर ये टोटल हाइट कैपिटल एच हुआ तो ये होता है मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जाता है कि जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया वो उसी के लिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज कंजर्व्ड। कैसे, देखिए ऊपर में देखिए क्या है, पी ये ए में इसमें सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, एम जी एच रहेगा, एम जी कैपिटल एच। ठीक, लेकिन जब वो इतना दूर आ जाएगा, बी जब आ जाएगा तो उसमें हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स, और इसका जो वेलोसिटी होगा जो गिरने तक जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वो हो जाएगा रूट अंडर वी इज इक्वल्स रूट अंडर 2gx, तो यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2gx। ठीक, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह यहां पर आ जाएगा 2gx यहां। तो अगर इसको कंजर्व अगर इसको देखते हैं तो देखिए ये एम ये कट गया, तो इस जगह पर एम जी एक्स हुआ प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये दोनों कट गया, यहां पर भी देखिए एम जी एच ही आया अल्टीमेटली। तो आप कहीं भी अगर देखें कोई भी पॉइंट लीजिए, तो जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी था, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे इस पॉइंट पर v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2gh, और h तो मेरा यहाँ पर 0, तो mgh यहाँ हो गया मेरा 0, mgh हो गया यहाँ पर मेरा 0, सिर्फ मेरा बचेगा आपका काइनेटिक एनर्जी, तो वो मेरा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 2gh, ये कट गया, फिर से बचा mgh। तो ऑलवेज कहीं भी अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो हमेशा वो mgh निकलेगा। ठीक है,
तो ये प्रूव करता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इलेबोरेट करके दे गया है, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। An apple of mass 0.1 kg is dropped from 10 meter height. Find out the value of kinetic energy when it hits the ground. Hits the ground हो, उसको kinetic energy पूछा गया, ठीक है। kinetic energy क्या होगा? kinetic energy जो जो ऊपर में था, जो एप्पल जो ऊपर में था, ठीक है, एप्पल ऊपर में था, जो नीचे में जब आएगा, ठीक है, ये जो एनर्जी mgh है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट करके ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में आएगा। तो अगर mgh ही निकाल लेते हैं तो इसका एनर्जी ऐसे ही निकल जाएगा। क्या है एम एम मेरा यहाँ पर देखिए 0.1 किलो, जी मेरा है 9.8 और हाइट मेरा है 10। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 27, a man weighing 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 30 kg on his head. The staircase has 20 steps, each of height 0.3 meter. If it takes 10 seconds to climb, find his power. पावर चाहिए। तो देखिए एक तो उसके पास 60 किलो है, वो खुद का वेट है, प्लस वो लोड कैरी कर रहा है 30। टोटल लोड कितना हुआ? मास टोटल हुआ मेरा 90 किलो, 90 केजी, ठीक है। अब वो ले रहा है 20 स्टेप्स एंड ईच ऑफ हाइट इज 0.3 मीटर, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। ये जो हाइट है ये है 0.3 मीटर, तो अल्टीमेटली ये तो ऊपर ही जा रहा है। तो टोटल हाइट कितना होगा? 0.3 इंटू 20, 0.3 इंटू 20, ये हो जाए टोटल हाइट। तो ये हो गया मेरा एज, ठीक। अब बोला है 10 सेकेंड्स फाइंड द पावर, तो पहले हमको क्या निकालना होगा? पहले हमको निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। mgh जैसे निकाल दिया, वो हो गया मेरा वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब mgh पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा मेरा पावर। ये देखिए mgh, ये हो जाए mgh, ये है मेरा h, mgh, ठीक है, 20 इंटू 0.3 दैट इज 6 मीटर, mgh डिवाइड बाय टाइम t, ये देखिए mgh डिवाइड बाय टाइम t इज इक्वल्स टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर दे दिया गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास 20 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ दिस, ठीक है। तो पावर ऑफ 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, मतलब 2000 जूल पर सेकेंड। पूछा गया हाउ मच टाइम, अगर हाउ मच टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये 200 किलो ऑफ वाटर है, हाइट है 40, तो एनर्जी कितना चाहिए? एनर्जी चाहिए मुझे यहाँ पर 200 किलो, 200 किलो इंटू 40 इंटू ग्रेविटी, ये 9.8, ठीक है, ये हो जाएगा एनर्जी। तो ये है मेरा पावर, ठीक है, ये है मेरा पावर। तो एनर्जी डिवाइड बाय पावर इज इक्वल्स टू टाइम, यही होता है ना, वर्क डन पर टाइम इज इक्वल्स टू पावर, यही होता है। तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन डिवाइड बाय पावर इज इक्वल्स टू टाइम। वर्क डन मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट टू एनर्जी डिवाइड पावर इक्वल्स टू टाइम। देखिए वर्क डन कितना गया, देखिए ये देखिए वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इतना हुआ, डिवाइड बाय देखिए पावर कर देगा, ये देखिए वर्क डन डिवाइड बाय पावर इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? Whenever a body moves or tends to move over another body in contact, forces opposite to the motion comes into play, which are tangential to the surface in contact. These opposing forces are called friction between the two surface. अगर दो सरफेस है, मान लीजिए ये एक बॉल है और ये एक रफ सरफेस है, ठीक है। जब कभी बॉल लुढ़कता है, ठीक है, बॉल अगर लुढ़केगा तो क्या होगा? एक एक फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन, मतलब इसका टेंडेंसी होगा इस तरफ जाने का, ठीक है। या मान लीजिए ये जो कार है या एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप खींच रहे हैं ऐसे, एफ से खींच रहे हैं, ये तो कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, ये एक रफ सरफेस है, तो एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा किस तरफ? उसका ऑपोजिट तरफ, एफ उसका ऑपोजिट तरफ एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। तो यही जो फोर्स, जो क्या है, दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिट टू द मोशन, और वो टेंजेंशियल फोर्स है,
ऑपोजिट टू द मोशन उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ये देखिए सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फोर्सेस ऑपोजिट टू द मोशन कम इनटू प्ले। ऑपोजिट टू द मोशन एक फोर्स जनरेट होगा विच आर टेंजेंशियल टू द सरफेस, इस सरफेस के टेंजेंट होगा, ठीक है। दिस ऑपोजिंग फोर्स आर कॉल्ड फ्रिक्शन, ये ऑपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए बोला गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ क्या है। तो पहला लॉ देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two parallel bodies in contact is directly proportional to the normal reaction। ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो F will be directly proportional to normal reaction। F है फ्रिक्शन फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच वन बॉडी इज एट अ वर्च ऑफ मूविंग। अगर ये बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ऑलवेज ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक। क्वेश्चन अब देखो, आप 3 नंबर पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। तो क्या बोला, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इज इंडिपेंडेंट द अपरेंट एरिया। अगर मान लीजिए ये अपरेंट एरिया है, अगर ये एरिया है तो ये इसका इंडिपेंडेंट है, चाहे ये एरिया बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, ये उसका इंडिपेंडेंट है एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। जो कि नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है अगर ये सेम है तो उसका वो जो एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो उसमें डिपेंड नहीं करता, ये मतलब है। ये देखिए पॉइंट नंबर 4, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर रफ हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर स्मूथ होता है, स्मूथ कोई भी चीज अगर स्मूथ होता है तो उसमें फ्रिक्शन ऑलवेज कम होता है, जो फ्रिक्शन क्या होगा वो ऑलवेज कम होगा। और कोई भी चीज अगर रफ होगा उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन ऑलवेज ज्यादा होगा, बस, ठीक है। तो वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। डिस्कस सम वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना तो क्या करना होगा, पॉलिशिंग करना होगा, पॉलिश करना होगा, ठीक है। पॉलिश जैसे जूता पॉलिश करता है वैसे ही मशीन को पॉलिश करना होगा, ताकि जो रफ सरफेस है वो पॉलिश होके स्मूथ बन जाए। बाय लुब्रिकेशन, ग्रीस देके, ऑयल देके, जब कभी भी देखते हैं अगर फैन ठीक से नहीं चल रहा हो तो आप उसमें ऑयल देते हैं या तो ग्रीस देते हैं, ताकि वो जो लुब्रिकेशन हो, वो जो सरफेस हो, वो उसको क्या करेंगे, वो उसको स्मूथ बना दे, जो कॉन्टैक्ट जो रफनेस है वो उसको कम कर दे, ठीक है। बाय यूजिंग बियरिंग्स, ये देखिए बियरिंग बोला कि बियरिंग एक तरह का बॉल टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, बॉल टाइप का ऐसे ऐसे होता है बियरिंग, ऐसे बियरिंग, तो हमेशा रोलिंग रोलिंग मोशन में रहता है, रोलिंग मोशन, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम होता है। कोई भी चीज को अगर स्लाइड किया जाए, कोई भी चीज, हेलो, कोई भी चीज को अगर स्लाइड किया जाए, कोई भी चीज को अगर स्लाइड किया जाए वो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है। अगर कोई भी चीज को रोल किया जाए वो कम फ्रिक्शन जनरेट करता है, ठीक है। तो यूजिंग अगर बॉल बियरिंग अगर हो तो वो कम फ्रिक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, देयर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बाय स्ट्रीमलाइनिंग, friction due to air in fast moving car, jets etc is reduced by giving them proper shape called streamlining। अगर अगर ऐसा अगर एक कोई भी मेरा बॉक्स हो, वो फास्ट मूविंग जा रहा है तो ऑब्वियसली एयर है, एयर उसको रोकेगा, तो एयर फ्रिक्शन आएगा। लेकिन वैसे अगर बॉडी अगर ऐसे मूविंग हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूविंग हो तो एयर क्या कर, एयर ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। एयर ऐसे आएगा, एयर ऐसे पास कर जाएगा, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये जो बॉडी है इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एक्सप्लेन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। एक्सप्लेन ये करते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है। अगर ये इधर फ्रिक्शन कितना है, ये फ्रिक्शन मान लीजिए 10 है, 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ठीक है। अगर अगर ये 5 न्यूटन आप फोर्स दे रहे हैं, इधर 5 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, तो ये भी 5 न्यूटन ही बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो पीछे की तरफ मतलब लेके चल जाएगा, वैसा नहीं होगा। अगर ये 5 न्यूटन फोर्स हो रहा है तो ये 5 न्यूटन फोर्स ही होगा। मैक्सिमम हो सकता है 10 न्यूटन मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये 7 न्यूटन हो रहा है, ठीक है, अगर ये 7 न्यूटन हो रहा है तो ये भी 7 न्यूटन होगा। अगर ये 8 न्यूटन हो रहा है तो ये 8 न्यूटन होगा। अगर ये 9 न्यूटन हो रहा है तो ये 9 न्यूटन होगा, ठीक है। अगर ये 10 न्यूटन हो रहा है, देखिए समझ लीजिए, अगर ये 10 न्यूटन हो रहा है, लास्ट 10 न्यूटन, तो इसको भी आप 10 न्यूटन करेंगे, ठीक है। यह है सेल्फ एडजस्टिंग, इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये 11 न्यूटन हो जाता है, इसका तो मैक्सिमम ही है 10 न्यूटन, ये फिर भी 10 न्यूटन रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इधर जो राइट साइड में इधर एक्स एक्सिस के, ये इधर एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, एक्सेलरेशन ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन अ फोर्स is applied to a body within the limiting friction, the frictional force will be just equal to the force। जैसे मैंने बोला, अगर ये 5 न्यूटन होता तो ये भी 5 न्यूटन होगा, ठीक है। रिमेन टू अप्लाई टू रिमेन रेस्ट, even if a small amount of force is increased or decreased within the limiting friction, the force provided by the friction will still be the same। अगर वो 7 बढ़ता है या 8 बढ़ता है या 4 कम हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका आपका फोर्स कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा, वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइस स्केटर मूविंग 10 मीटर पर सेकंड कम्स टू अ हॉल्ट इन 100 मीटर इन एन आइस सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, ठीक है। आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, तो लेट combined mass ऑफ आइस स्केटर एंड द स्केट इज m। combined mass ऑफ आइस स्केटर एंड स्केट क्या है, यह है m। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा मतलब एफ जो फोर्स लगेगा इस तरफ, मान लीजिए ये स्केटर है, ये इस तरफ जा रहा है, तो एफ फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा मेरा म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी, ठीक। और जो एक्सेलरेशन है वो ए है मेरा, तो है मेरा ए, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा यू जी, ठीक। अब देखिए बाय अप्लाई वी कैन अप्लाई, क्या है ये है मेरा डी एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन, जो मेरा इक्वेशन, ये है मेरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रिटार्डेशन इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। एक ही जगह पर म्यू जी पुट कर देंगे, वी स्क्वायर मेरा 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, एस है मेरा 100, ये देखिए बस म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, म्यू का वैल्यू निकल के आप आंसर डाल लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, a body is pulled along a horizontal plane through a distance 5 meter by applying a constant force 4 Newton। Find the work done by the force। ठीक है 4 न्यूटन है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। और बोला क्या गया है, along a body is pulled along the horizontal plane, horizontal plane बोला है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये देखिए cos थीटा 0, fs cos थीटा 4 into 5 cos 0 that is 20, ठीक। अब बोला गया था फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 60 डिग्री। अब देखिए ये मान लीजिए ये है मेरा ब्लॉक, फोर्स अप्लाई है 60 डिग्री विद द प्लेन, ये मेरा प्लेन है, प्लेन से 60 डिग्री। तो अब ये फोर्स को, अब जो ये फोर्स है ये मैं नहीं ले सकता, इसको पहले मुझे यहां तक लाना होगा, ये फोर्स चाहिए तो ही मुझे ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये है मेरा एफ, तो अगर ये फोर्स चाहिए ये होगा मेरा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 60 डिग्री, ये होगा मेरा एफ साइन थीटा, इधर ये हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर फोर्स मैं नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एफ और 60 इंटू कितना है मेरा डिस्टेंस 5 हो गया, तो 4 cos 60 डिस्टेंस में 5
आंसर आ गया मेरा 10 जूल। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ इनर्शिया 9 kg मीटर स्क्वायर एंड 1 kg मीटर स्क्वायर सेम। तो ये देखिए इनर्शिया दे दिया है आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है और सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर रेशियो पूछा गया। तो एक चीज याद रखें, जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पूछा गया यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो पहला बात देखिए, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो वो होता है एल इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू ओमेगा। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। यहाँ पर एक हाफ हाफ कट गया, आई ओमेगा वन आई वन ओमेगा वन स्क्वायर आई टू ओमेगा वन स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय आई वन आई टू करते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड बाय आई वन आई टू करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा मेरा एल आई वन स्क्वायर, टोटल ले लिए, इनटू में किया आई वन, यहाँ पे भी किए आई वन, नीचे में भी किया आई वन, तो ये मेरा हो जाएगा आई वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आई टू स्क्वायर ओमेगा टू स्क्वायर। ये आई वन ओमेगा वन क्या है, ये तो मेरा एल है एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा मेरा एल वन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एल टू स्क्वायर डिवाइड बाई आई वन बाई आई टू। तो एल वन बाई आई वन इज इक्वल टू एल टू बाई आई टू, तो एल टू नीचे आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो एल वन बाई एल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई वन बाई आई टू। बस आई वन का वैल्यू आपको दे दिया गया है, आई टू का वैल्यू भी आपको दे दिया गया है, दैट विल बी 3:1। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये देखिए, जब कभी भी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, ये है, इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस तरफ जाने का, मतलब ब्लॉक को नीचे नीचे आने का टेंडेंसी होगा। ठीक ना, ये होता है मेरा एम जी। अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा। कैसे, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये होगा मेरा 90, ये है मेरा परपेंडिकुलर 90, ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होता है 90, ये एंगल, अगर ये मेरा है 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा हुआ ये भी थीटा होगा। फिर ये मेरा एम जी तो एम जी जब भी थीटा की तरफ गिरता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये मेरा हो गया कॉस थीटा, और इधर हो गया मेरा साइन थीटा। ठीक, तो एफ, ये जो एफ है, ये जो एफ है, एफ क्या होगा, अगर देखिए इसका गिरने का टेंडेंसी इधर है तो फोर्स मेरा जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे, म्यू इंटू आर होता है, आर है मेरा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है ऑपोजिट टू एम जी, ऑपोजिट टू एम जी। तो एम जी कॉस थीटा यहाँ पर गिर रहा है, मेरा फ्रेम तो ऐसा है, मेरा फ्रेम क्या है, मेरा फ्रेम इंक्लाइंड है, तो मेरा एम जी भी इंक्लाइंड वाला ही लेंगे, तो एम जी कॉस थीटा म्यू इंटू आर, तो आर का क्या वैल्यू, आर होगा कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा ये रहा। अब देखिए बोला गया लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बी एस, क्यों, क्योंकि देखिए वर्क डन पूछा गया है, अगर वो एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक आता है एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स, वर्क डन होगा मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, एफ मेरा आ गया एम जी साइन थीटा इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है। तो ये थे 36 क्वेश्चंस वर्क पावर ऑफ एनर्जी के। आई होप आपको मजा आया होगा ये सेशन में। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।